हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 48। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड की मदद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? ये सवाल पूछा गया था इसी साल पिछले महीने में 28 अप्रैल को बीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 28 अप्रैल को मेरे ख्याल से एग्ज़ाम हुआ था। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था ये 8 फरवरी को किया था, 8 फरवरी 2023 को किया था। 28 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ बीपीएससी असिस्टेंट का। जितने सवाल इसमें पूछे गए साइंस के मेरे ख्याल से 35 से 40 सवाल पूछे गए थे। तो अगर आप 8 फरवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक, 28 अप्रैल से पहले तक अगर आपने इस सीरीज का पूरा वीडियो देखा होता तो आप आसानी से 60% क्वेश्चन बना करके आ जाते हैं। 60% क्वेश्चन जो है आसानी से आप बना देते हैं अगर आप ये 8 फरवरी से लेकर के 28 अप्रैल से पहले तक का वीडियो अगर आपने देखा होता तो। आज मैं आपको काफ़ी सारे सवाल करवाऊंगा भी जो पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है और फिर से मैं कह देता हूं कि इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनमें से 90% क्वेश्चंस होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए होंगे। मैंने तो यहाँ पर लिख दिया है बीपीएससी असिस्टेंट 2023 का ये पूछा हुआ सवाल है। नहीं भी लिखा हुआ है कहीं पर तो आप समझ जाना कि वो एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल है, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो आया हुआ सवाल है। या तो वो किसी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल होगा, या फिर एसएससी के अंदर पूछा हुआ सवाल होगा, या फिर किसी रेलवे के अंदर पूछा हुआ सवाल होगा, या फिर किसी टीचर के एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल होगा। किसी न किसी एग्ज़ाम का जो है सवाल पूछा हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है उसका पूछा हुआ सवाल होगा, नहीं, वो तो अलग फील्ड है। मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ, जनरल कॉम्पिटिशन के जो भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं या फिर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ जाना है। नहीं लिखा हुआ है कहीं पर इस तरीके से तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये एग्ज़ाम का पूछा हुआ सवाल नहीं है, पता नहीं मैं क्यों करवा रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं समझना है। 90% क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा कि वो एग्ज़ाम के पूछे हुए होंगे। 10% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद से सवाल फ्रेम करके आपको दूँ, तो ऐसा मैं करता हूँ। 2-3 सवाल 3-4 सवाल जो है ऐसे हो सकते हैं। बाकी 90% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के होते हैं जो एग्ज़ाम के पूछे हुए होते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कैप्साइसिन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैप्साइसिन। एंथोसाइनिन ये जो पिगमेंट है ये लाल से नीला या फिर नीला से बैंगनी रंग देता है पत्तियों में, फलों में या फिर फूलों में, जड़ों में भी। एंथोसाइनिन। लाइकोपिन ये टमाटर में जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग के पीछे लाइकोपिन होता है। कैरोटीन ये येलो से ऑरेंज रंग देता है गाजर में या फिर दूसरे यहाँ पर फल भी हो सकते हैं। तो ये जो पिगमेंट है ये पीला से नारंगी रंग देता है। लाइकोपिन जो है ये लाल रंग देता है टमाटर में या फिर दूसरे फलों में भी बोल सकते हो आप। मेनली टमाटर के लिए जाना जाता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन आपको ध्यान में रखना है। गाजर के पास जो पीला या फिर नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वन्य जीवन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? तो वन्य जीवन के अंदर जो भी जीवन है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो पौधे होते हैं उनके पास भी जीवन है, और चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो बड़े जीव हो, सबके पास जीवन है। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। तनाकंद का आम उदाहरण है, यानी कॉमन एग्जाम्पल कौन है? कंद का। कंद जो है ये तना का रूपांतरण है, ठीक है, तना का रूपांतरण है, मॉडिफाइड स्टेम है, खास करके जो भूमिगत तना है उसका रूपांतरण है ये कंद। तो इसका आंसर है आलू। कंद का मतलब ट्यूबर, ठीक है। प्रकंद, प्रकंद का एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक। कंद का एग्जाम्पल है आलू। शल्क कंद का एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। घन कंद का एग्जाम्पल है जमी कंद। और इन सारे का इंग्लिश में भी वर्ड जो है ये ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी एग्जाम में प्रकंद नहीं आएगा, राइजोम आएगा, कंद नहीं आएगा, ट्यूबर आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में किसका उपयोग किया जाएगा? यूरेनियम का, थोरियम का? नहीं, इन दोनों का इस्तेमाल तो नाभिकीय पावर प्लांट में किया जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाएगा।
थर्मल पावर प्लांट में जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है और वो भी ज़्यादातर कोयले का। तो कोयला जीवाश्म ईंधन है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोयले को जला करके पानी को गर्म किया जाता है, पानी का भाप बनाया जाता है। विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो जो विंड मिल होता है यानी कि वो पावर प्लांट जहाँ पर विंड का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो वायु के पास जो गतिज ऊर्जा होती है उसी को कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो पवन का वेग हमारा आंसर हो जाएगा। पवन के पास जो वेग होता है उसी वेग के कारण जो है उसके पास गतिज ऊर्जा होती है और उसी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है इस पावर प्लांट में। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है एमीटर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापा जाता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन, करंट की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, ये पता किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। विभव मापी से आप बोल सकते हो कि जो सेल होता है, सेल, दो सेल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंपेयर करने के लिए विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कंपेयर करने के लिए विभव मापी का इस्तेमाल होता है। विभवांतर के स्थान पर हो सकता है ईएमएफ आ जाए कि दो सेल के बीच जो ईएमएफ है उसे कंपेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर सेल के पास जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसे पता करने के लिए विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, टंगस्टन आवर्त सारणी में सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। इसका इस्तेमाल आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में मेल्टिंग पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3380 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं बोल दे या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल दे, बात बराबर ही है। एन यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से निकलती है। एन से नॉर्थ पोल और एन से निकलना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाकर के एंटर करती है। बाहर में दिशा है नॉर्थ से साउथ और अंदर में दिशा है साउथ से नॉर्थ। तो उत्तर से निकलती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और ये बंद वक्र होती है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है अधिक होती है। तो ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है सर्वाधिक होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है लाइट का छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा करके छितरा जाना, यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये जो घटना है ए बी सी, ये सारे होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होने वाली भौतिक घटना है जैसे कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसका पाथ दिखने लग जाता है, जो प्रकाश का पाथ होता है ना वो दिखने लग जाता है, तो उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट है टिंडल प्रभाव। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना या दिखना टिंडल प्रभाव के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बादलों का सफ़ेद दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, यही लिखा हुआ है यहाँ पर ए और सी में। सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, तो ये बात एक ही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पर ए और सी में है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना, इन सारे के पीछे जो कारण है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। डी हमारा आंसर हो जाएगा। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा? गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो उत्तल दर्पण होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ये प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा प्रतिबिंब आभासी यानी कि स्मॉल, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जो है ये कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो जो आवर्धन का मान होगा हमेशा एक से छोटा होगा। क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो जो आवर्धन का मान होगा हमेशा धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा जो है, आवर्धन का जो मान है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं,
हमेशा 1 से छोटा होगा, चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। और ये जो बातें हैं, ये आवर्धन का मान 1 से छोटा, जो चिन्ह है वो धनात्मक, ये लेंस में अगर हम बात करें तो अवतल लेंस के लिए भी सेम चीज़ हम बोल सकते हैं। अवतल लेंस के लिए भी हम सेम चीज़ बोल सकते हैं। अवतल लेंस के केस में भी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्निफिकेशन का, वो 1 से छोटा होता है और जो चिन्ह है वो पॉजिटिव होता है। तो 1 से कम हमारा आंसर हो जाएगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है? जंग लगना क्या होता है? जंग का फॉर्मूला Fe2O3.XH2O। रेड ब्राउन रंग की जो है परत चढ़ जाती है लोहे के ऊपर जब आप लोहा को छोड़ देते हो लंबे समय के लिए नम वायु में जब आप लंबे समय के लिए लोहा को छोड़ देते हो तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो है लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। इससे जो लोहा है ये कमज़ोर हो जाता है। ये रासायनिक सूत्र होता है। लोहे का ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्योंकि नम वायु वहाँ पर होती है तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी कुछ जुड़े हुए होते हैं। तो Fe2XH2O, X के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम बोलेंगे। हाइड्रेटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जुड़े हुए होते हैं। तो ये जंग का सूत्र है और जंग लगना जो है ये एक एग्जाम्पल है संक्षारण का। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के बारे में है कि ये दोनों गैस होती है। पानी में घुलनशील केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये नहीं होगा आंसर। हवा से भारी, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस है आवर्त सारणी में, या फिर किसी भी गैस से आप कंपेयर करो तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। स्वभाव में अम्लीय केवल कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि ये अधातु का ऑक्साइड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दोनों के दोनों रंगहीन गैस है, ये हमारा आंसर सही है। दोनों के दोनों रंगहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है ये दहनशील गैस है और ये पॉप साउंड के साथ जलती है, फटफट के ध्वनि के साथ जलती है, ये हाइड्रोजन गैस। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक को हम लोग स्वादग्राही भी बोल सकते हैं या फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, जो हमारे जीभ में है। तो ये स्वाद की जानकारी देते हैं, स्वाद की जानकारी देते हैं। गंध की जानकारी देने वाले होते हैं आपके घ्राणग्राही। घ्राणग्राही इसी को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जो है ये जिम्मेदार है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो ये सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। सोच विचार के लिए जिम्मेवार है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेवार है कौन? मेडुला। आंसर हमारा उपर्युक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि जीवों के द्वारा इसका अपघटन नहीं हो सकता। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, कवक खास करके, उनके द्वारा इनका अपघटन नहीं हो सकता, तो वो है DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट करके बताएं। फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है DDT के बारे में। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। DDT जो है ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस है। बाकी सूती, कपड़ा, खाद्य, कागज ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन, जो एंडोक्राइन ग्रंथि होते हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इनका जो स्राव होता है उसी को हम लोग हार्मोन बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेक्राइमल ग्लैंड नहीं है। लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है वो आंसू सिक्रीट करती है। ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है उनका स्राव जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनका स्राव जो है हार्मोन होता है। तो यहाँ देखो, पीनियल ग्लैंड है हमारे मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे मस्तिष्क में, और हाइपोथैलेमस, ये सारे जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारे ब्रेन में हैं।
अगर हम नेक वाले रीजन में आ जाएं तो थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, इसे बोलते हैं अवटु ग्रंथि, इसे बोलते हैं परा अवटु ग्रंथि। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड जो हमारे चेस्ट वाले रीजन में होता है, बढ़ते उम्र के साथ जो है ये थाइमस ग्लैंड जो है विलुप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड संख्या में 2 होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। महिलाओं के अंदर जो अंडाशय है अंतःस्रावी ग्रंथि और पुरुषों के अंदर जो है वृषण, ये है अंतःस्रावी ग्रंथि। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये वो एंजाइम है जो डीएनए सीक्वेंस को काटता है, जो डीएनए सीक्वेंस को काटता है, जो डीएनए सीक्वेंस को क्या होगा कि काटेगा, क्या करेगा यहाँ से, ये डीएनए सीक्वेंस को काट देगा। तो ये है इसके आविष्कारक कौन है ये पूछा गया था, तो इसका आविष्कारक है ये स्मिथ एंड नाथन्स, आर्बर स्मिथ एंड नाथन्स। इन तीनों को मिला था इस एंजाइम के खोज के लिए नोबेल प्राइज 1978 में चिकित्सा के क्षेत्र में। कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, इस मुड़ने को क्या कहते हैं? तो पौधे का प्रकाश की दिशा में मुड़ना या फिर झुकना या प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना, इस प्रकार से इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म हिंदी बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो ये तना है ये प्रकाश की दिशा में जो है ग्रो करता है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो जड़ें हैं ये प्रकाश से दूर भागती है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों होता है ये, कौन से हार्मोन के कारण होता है ये अगर आपसे पूछ दे तो आंसर होगा आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं। तो हार्मोन के बारे में अगर कभी पूछ दे तो हमारा आंसर जो है ऑक्सिन हो जाएगा। गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसके पीछे कारण ये है कि गर्मी के दिनों में जो तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, इससे जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं, उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं जो दूध से दही को जमाता है या बनाता है, या फिर इसी को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं ये, इसके कारण जो है दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के बारे में आपको याद होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है और इसका प्रकाशीय अपघटन हो जाता है जब हम इसे प्रकाश में रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का भी और सिल्वर ब्रोमाइड का भी जब हम प्रकाश में रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो सन के साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, सनलाइट से ये रिएक्ट करते हैं और ये टूट जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचाने के लिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं। वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? वसायुक्त भोजन, जो तैलीय भोजन होते हैं या फिर जो वसायुक्त होते हैं जिनमें लिपिड होता है, फैट होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन होने के बाद उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा और उसका गंध भी खराब हो जाएगा। जैसे चिप्स कुरकुरे का पैकेट लिया, उसको खोल करके छोड़ दो, देखो एक ही दिन के अंदर जो है उसका टेस्ट और स्मेल जो है दोनों ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। थोड़ी सी भी अगर एयर उसके अंदर चली गई तो धीरे धीरे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाएगा और स्मेल भी जो है चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। यही कारण है कि जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं उनसे एयर को निकाल करके उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। जब एथेनॉल का अम्लीय माध्यम में, एथेनॉल का अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है? देखो ये है एथेनॉल,
अल्कोहल का दूसरा मेंबर पीने वाली शराब, जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से प्लस यहाँ पर हीट दी जाती है तो बनता क्या है, यहाँ पर देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर है वो मेथनोइक एसिड होता है, ये दूसरा है तो एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो एथेनोइक अम्ल हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो बेसिकली इसके स्थान पर जो है क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4 ले लो या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो प्लस हीट, तो भी ये रिएक्शन जो है यहाँ पर प्रोडक्ट जो है यही बनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ध्यान में रखिएगा। एथेनॉल को कन्वर्ट करना हो एथेनोइक अम्ल में, ऐसे सवाल आ जाए, या फिर अल्कोहल को कन्वर्ट करना हो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो रिएक्शन करवाएंगे या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से या फिर ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से। ये पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें। अब देखिए, अगर अवतल दर्पण होता और प्रकाश किरण पुंज समानांतर आती तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस पर मिलती, वास्तव में मिलती, ठीक है, वास्तव में मिलती। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, वास्तव में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस से आती हुई प्रतीत सारी की सारी किरणें होंगी। यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर अवतल दर्पण होता, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ऐसे प्रकाश किरण आती, दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे मुख्य फोकस से होकर के जाती, ऐसे समानांतर आती तो ऐसे दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती। देखो वास्तव में जो है ये फोकस से होकर के जाती है परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के केस में। उत्तल में ऐसा नहीं होगा। समानांतर भेजा हम लोगों ने, देखो टकराने के बाद ये इधर उधर भाग गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये फोकस से, जैसे ये जो एरो है देखो, इसको थोड़ा पीछे खींचो तो ये फोकस पर जाकर के मिलती है, इसको पीछे खींचो तो फोकस पर जाके मिलती है, इसको पीछे खींचो तो फोकस पर जाके मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी किरणें जो है फोकस से होकर के आ रही है, लेकिन वास्तव में नहीं आ रही होती है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और फोकस जो है हमें 1 मीटर दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होंगी। ध्यान देना, यहाँ अपसारित है और यहाँ अभिसरित है। अभिसरित का मतलब होता है मिलना, अपसारित का मतलब होता है निकलना। तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं समूह संख्या 1 के तत्व हैं, यानी कि सारे के सारे क्षारीय धातु हैं। तो क्षारीय धातु कौन कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक जो लक्षण होता है ये बढ़ता है, और आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ये घटेगा। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 48 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।